हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 नेचर एज अ रिसोर्स। बच्चों, हमारे जो आसपास हमारे नेचर है, इसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स दोनों को ही देख सकते हैं, जैसे कि ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, एनिमल्स, सॉइल, एयर एंड मिनरल्स। बच्चों, ये दोनों ही एलिमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ह्यूमंस वेरियस काइंड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे एयर, वाटर, सॉइल को यूज़ करते हैं एज अ रिसोर्स। लेकिन बच्चों, जब हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम इन रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली और जुडिशियसली यूज़ करें, ताकि ये हमें और आने वाली जनरेशन्स के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल रहें। इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और बच्चों, कई बार हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पॉल्यूशन या फिर केयरलेस यूज़, ये हमारे बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है और थ्रेटन करती है, और इन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन्स ये भी डिस्टर्ब हो सकती है। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ नेचर बिकम अ रिसोर्स, हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इन रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ कर सकते हैं। ये नॉलेज हमें हेल्प करेगी टू प्लान फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, जहाँ ह्यूमन नीड्स और इकोलॉजिकल हेल्थ दोनों ही मेंटेन रहें। चलिए अब समझते हैं, व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। आखिर कब एक नेचर जो है वो रिसोर्स बन जाती है। बच्चों, अभी हमने समझा कि नेचर में लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक साथ रहते हैं, और ये ह्यूमन क्रिएटेड एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ नॉन लिविंग एलिमेंट्स या थिंग्स का मतलब है जो हमें नेचर से फ्रीली प्रोवाइड हुई है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स। बच्चों, ओशियंस ये सभी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिन पर ह्यूमंस डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर यूज़। ह्यूमंस अपनी नॉलेज और अपनी विजडम को यूज़ करते हैं ताकि नेचर के इन एलिमेंट्स को एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकें और अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव बना सकें। जैसे कि बच्चों, ट्रीज नेचुरली ग्रो करते हैं फॉरेस्ट में, लेकिन जब ह्यूमंस इन्हें कट डाउन करते हैं और इस टिम्बर को यूज़ करते हैं फर्नीचर, बिल्डिंग्स, टूल्स बनाने में, तब ये ट्रीज हमारे लिए वर्क करते हैं एज अ रिसोर्स। लेकिन बच्चों, हर चीज़ नेचर में ऑटोमेटिकली एक रिसोर्स फॉर्म में नहीं है। कुछ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि पेट्रोलियम। ये डीप बरीड होता है अंडर द ओशन फ्लोर, वेयर करंट टेक्नोलॉजी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इट सेफली और अफोर्डेबली। और बच्चों, कई केसेस में कल्चरल बिलीफ भी लिमिट कर देती है यूज़ ऑफ सर्टेन नेचुरल एरियाज, जैसे कि सेक्रेड ग्रूव्स, जहाँ पर ट्रीज को कट करना फॉरबिडन यानी मना होता है। इसीलिए बच्चों, किसी भी नेचुरल एलिमेंट को एज अ रिसोर्स क्वालिफाई करने के लिए 3 कंडीशंस को मीट करना पड़ता है। सबसे पहली कि ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजेबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऑल्दो द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफन साउंड्स नेगेटिव, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है सिंपली उस पर्टिकुलर नेचुरल एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना, यूज़ करना और नेचुरल मटेरियल्स के तौर पर उसे कंज्यूम करना। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अर्थ ने कई सारे वैल्यूएबल ट्रेजर्स को दिया है टू ह्यूमंस, जिसे बच्चों ह्यूमंस ने अपनी लाइफ में वाइडली यूज़ किया है, जैसे कि एयर जो कि लाइफ को सस्टेन करती है, वाटर जो बहुत हेल्पफुल होता है फॉर एग्रीकल्चर एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, सॉइल जहाँ पर हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एंड हिडन रिचेस जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड फॉरेस्ट। ये सभी नेचुरल गिफ्ट्स हमारे लिए मीनिंगफुल रिसोर्स बनते हैं, जहाँ पर पीपल अपनी नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ताकि
इन्हें यूज़फुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सके फॉर डेली लाइफ। बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कोल से बनती है, जो अगेन एक नेचुरल एलिमेंट है और जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं। चलिए अब हम समझेंगे कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्म करते हैं बैकबोन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी जिनकी वजह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। एंड अंडरस्टैंडिंग दैम बिकम्स ईजियर जब हम इन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज। हम इन्हें ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस, वेदर दे सपोर्ट लाइफ, क्या ये मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं या एनर्जी को सप्लाई करते हैं। हम एक क्लियर पिक्चर को बिल्ड कर सकते हैं ऑन हाउ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ। बच्चों, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ये रिलाई करता है ऑन एयर, वाटर एंड फूड, जो कि फंडामेंटल नेचुरल रिसोर्सेज बनते हैं। इन्हें हम किसी भी फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं और ना ही हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं अगर ये एक बार डैमेज हो जाएं। एयर गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, वाटर मेंटेन करता है हमारे बॉडीली फंक्शंस को और नरिश करता है लैंड को, और फूड प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी, जिससे हमारा ग्रोथ और सर्वाइवल पॉसिबल होता है। ये रिसोर्सेज फ्लो करते हैं थ्रू नेचुरल सिस्टम्स जैसे कि एटमॉस्फेयर, रिवर्स, ओशन, सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, और ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह आपस में काम करते हैं। बच्चों, जब हम पोल्यूशन कॉज करते हैं या इन नेचुरल रिसोर्सेज को ओवरयूज़ करते हैं या क्लाइमेट चेंज इस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, तो हम एक वीकनेस क्रिएट कर देते हैं विद इन द इकोसिस्टम। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखें, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बट ऑल्सो फॉर अ फ्यूचर जनरेशन। रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। नेचर बच्चों हमें सप्लाई करता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज ऑफ मटेरियल्स जो ह्यूमंस रीशेप करते हैं इनटू ऑब्जेक्ट्स, जिसे बाद में यूज़ किया जाता है अपने कंफर्ट, कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिविटी और कल्चर के लिए। जैसे बच्चों, वुड को जो हम फॉरेस्ट से ऑब्टेन करते हैं, इससे हम फर्नीचर बनाते हैं या हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बना सकते हैं। मेटल्स जिसे माइन किया जाता है अर्थ में से, इसे यूज़ किया जाता है टू मेक टूल्स, मशीन्स, ज्वेलरी। स्टोन्स की हेल्प से हम मार्बल, फ्लोर्स, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स और स्कल्पचर्स बनाते हैं। इंडियाज़ जियोग्राफिकल वैरायटी। इंडिया में बच्चों जो जियोग्राफिकल वैरायटी है, जैसे कि डेंस फॉरेस्ट, मिनरल रिच माउंटेन्स, फर्टाइल प्लेन्स और डीप माइंस, ये प्रोवाइड करती है एक वास्ट सप्लाई ऑफ सच मटेरियल्स। ये रिसोर्सेज फॉर्म करते हैं द बेस ऑफ इंडस्ट्रीज़, जहाँ हाउस होल्ड आइटम्स से लेकर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर तक मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। बच्चों, इन मटेरियल्स के बिना ह्यूमन सिविलाइजेशन लैक करेगा फिजिकल स्ट्रक्चर्स को और टूल्स जिन पर आज हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है। रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। एनर्जी बच्चों एक साइलेंट फोर्स होती है जो हमारी मॉडर्न लाइफ को एक्टिव रखने में हमारी हेल्प करती है, जैसे कि लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एवरी प्रोडक्शन प्रोसेस जो भी इंडस्ट्रीज़ में होता है, इन सभी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये एनर्जी कहाँ से बनती है? बच्चों, हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसे अर्थ क्रस्ट में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बच्चों बाद में इन्हें बर्न किया जाता है, जिससे ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और हम इन्हीं एनर्जी को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम इन एनर्जीज़ को हार्नेस करके कई सारे और यूजेस भी कर सकते हैं। जैसे बच्चों, नेचुरल गैस को हार्नेस किया जाता है ताकि हम इसे सिलेंडर में भर सकें और बाद में हम इन सिलेंडर्स को घर में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चों, हम रिसोर्सेज को वाइडली यूज़ करते हैं फॉर डेवलपिंग एनर्जी।
चलिए समझते हैं बच्चों, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। बच्चों, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज बनते हैं फॉसिल फ्यूल से। ये लिमिटेड होते हैं नेचर में और इन्हें रीजनरेशन में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। यानी बच्चों, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अबंडेंटली हमारे नेचर में नहीं अवेलेबल, इनकी एक फिक्स क्वांटिटी ही अवेलेबल है और इन्हें यूज़ करने से कई बार पॉल्यूशन भी कॉज होता है। इन रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके एग्जाम्पल हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। लेकिन बच्चों, इसी के साथ कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे नेचर में इनफाइनाइटली अवेलेबल हैं और इनकी क्वांटिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं। इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम नहीं लगता है खुद को रिप्लेनिश करने में। बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी। चलिए बच्चों, थोड़ा डीप में समझते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। रिन्यूएबल रिसोर्सेज अपनी स्ट्रेंथ को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द नेचर्स एबिलिटी। ये नेचर की एबिलिटी होती है कि ये खुद को रीस्टोर कर सकते हैं। बच्चों, सनलाइट जो हमें हर रोज़ मिलती है, विंड जो ब्लो करती है अक्रॉस ओपन लैंडस्केप्स एंड रिवर्स जो कंटिन्यू फ्लो करती हैं एज लॉन्ग एज रेनफॉल एंड ग्लेशियर्स इनको फीड करते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। फॉरेस्ट रीग्रो when trees are replanted and protected, and soil remain productive when farmer practices respect natural cycles. बच्चों, फॉरेस्ट भी रीग्रो हो जाते हैं अगर हम कंटिन्यूसली रीप्लांटेशन और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करते रहें, और इसी तरह सॉइल भी प्रोडक्टिव बनी रहती है अगर फार्मर्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से फार्मिंग करें। बच्चों, इसलिए विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी ये सभी हमारी बनती हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेकिन हमें इन्हें भी केयरफुली यूज़ करना चाहिए। अगर हम एयर को कंटिन्यूसली पॉल्यूट करते रहेंगे विद द स्मोक तो ये विंड एनर्जी खराब हो जाएगी। अब समझते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। बच्चों, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें फॉर्म होने में 1000 से मिलियन ईयर्स तक का समय लगता है और अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और हम इन्हें क्विकली रिप्लेनिश भी नहीं कर सकते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम अलॉन्ग विद सम अदर मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर एंड गोल्ड। हमें बच्चों इन रिसोर्सेज को कॉशियसली यूज़ करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। नेचुरल रिसोर्स बच्चों अनइवनली स्कैटर्ड हैं अक्रॉस द ग्लोब, यानी ये सब जगह इक्वल अमाउंट में नहीं अवेलेबल हैं। कोई रिसोर्स कहीं पर ज़्यादा है तो कोई दूसरा रिसोर्स किसी दूसरी जगह पर ज़्यादा अवेलेबल है। इंडस्ट्रीज़ अधिकतर खुद को सेटल करती हैं नियर रिसोर्स रिच रीजन्स जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर लिविंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकें टू द नियर बाय कम्युनिटीज़। न्यू टाउनशिप्स एमर्ज होती हैं, रोड्स इम्प्रूव होते हैं और मार्केट्स फ्लरिश करते हैं। येट दीज गेन्स कैन कम विद हैवी कॉस्ट। कम्युनिटीज़ डिस्प्लेस करती हैं एंसेस्ट्रल लैंड्स को, सेक्रेड साइट्स को थ्रेटनिंग हो सकती है और इकोसिस्टम भी एक पर्टिकुलर एरिया का इसलिए डैमेज हो सकता है। ग्लोबल एग्जाम्पल्स शो दैट डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स ऑफन कम इनटू टेंशन इन सच एरियाज। ग्लोबल एग्जाम्पल्स ये शो करते हैं कि डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स अधिकतर टेंशन्स में आ जाते हैं इन एरियाज़ में। ट्रेड नेटवर्क्स दोनों ही नेशनल और इंटरनेशनल ये शेप होते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों, जब ह्यूमन स्किल और इनोवेशन कंबाइन होते हैं तो ये क्रिएट करते हैं एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंडिया का हिस्टोरिक वुड्स स्टील फार्म्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। यानी बच्चों, इंडिया का जो ये हिस्टोरिक वुड्स स्टील है इसे कई कॉन्टिनेंट्स में भेजा जाता है। इसी तरह बच्चों, हम लोग भी कई दूसरी कंट्रीज से अबंडेंट रिसोर्सेज को इंपोर्ट करते हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ जहाँ पर ऑयल अबंडेंटली पाया जाता है। इंडिया
इन गल्फ कंट्री से ऑयल को इंपोर्ट कराती है। द नेचुरल रिसोर्स कर्स, बच्चों पोजेस करना अगर नेचुरल रिसोर्सेज को एक कंट्री के लिए बोन होता है तो कई बार ये कंट्री के प्रोग्रेस में एक रुकावट भी बन सकता है। कई केसेस में नेशंस जिनमें ऑयल, मिनरल्स और वैल्यूएबल मेटल्स पाए जाते हैं, ये बहुत धीरे डेवलप होते हैं देन एक्सपेक्टेड। इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब करते हैं इस सरप्राइजिंग पैटर्न को एज द नेचुरल रिसोर्स कर्स। कर्स का मतलब होता है बच्चों श्राप। द आइडिया दैट वेल्थ beneath the ground does not automatically translate into prosperity above it। इसका मतलब है कि जो वेल्थ ग्राउंड के बीनीथ है, यानी ये सभी कोल या मिनरल्स जो ग्राउंड के अंदर बन रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली जो लैंड ऊपर है यानी द ह्यूमंस लिविंग ऑन द ग्राउंड, उनकी प्रॉस्पेरिटी को ट्रांसलेट नहीं करेगी। बच्चों जो प्रॉब्लम अराइज होती है ऐसी कंट्रीज़ के साथ, वो होती है जब ऐसी कंट्रीज़ हेवली रिलाई करती हैं ऑन एक्सपोर्टिंग देयर रॉ मटेरियल्स, लेकिन वो खुद के लिए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ को नहीं बिल्ड करती हैं जो उनकी वैल्यू को आगे चल के ऐड करेगी जब उनके पास ये नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं होंगे। विदाउट स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग, स्किल्ड वर्कर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स के इकोनॉमी वल्नेरेबल ही रहती है और ग्लोबल प्राइस स्विंग करते हैं और रिमेन डिपेंडेंट ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, यानी ऐसी कंट्रीज़ खाली एक सोर्स ऑफ इनकम पर ही डिपेंड रह जाती हैं, जिसकी वजह से कंट्री की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वीकन हो जाती है। बच्चों इंडिया ने इसको मैनेज करने से हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को वीकन होने से बचाया है। इंडिया में कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रोसेस करती हैं, रिफाइन करती हैं और कन्वर्ट करती हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज को इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट्स। येट अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जो रह जाते हैं कि किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए व्हाट वी नीड वाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम सिर्फ उसे ही एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इनकी अवेलेबिलिटी को भी हम रिस्टोर करके रख सकें। सस्टेनेबल पॉलिसीज़, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग, ये अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि वेदर रिसोर्स बिकम स्टेपिंग स्टोन्स टू ग्रोथ या ये खाली टेम्प्रेरी गेन्स होते हैं जो कि क्विकली डिसअपियर हो जाएंगे। अब हम समझेंगे बच्चों ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अ कैसलेट फ्रॉम पंजाब। बच्चों ग्राउंड वाटर हम सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। ग्राउंड वाटर को ड्रॉ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, जिसे हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। पंजाब, जिसे लॉन्ग सेलिब्रेटेड किया गया है एज द हार्ट ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, अब वो खुद को अपने आप को एक प्रॉब्लम में देखता है। एक सीरियस एनवायरमेंटल चैलेंज उसके सामने है। द सेम फील्ड्स जिसे पहले नेशन फेड करता था ग्राउंड वाटर की हेल्प से, अब वो फास्ट डिसअपियर हो चुका है, क्योंकि बच्चों ग्राउंड वाटर जितना रिफिल होना चाहिए उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है और ग्राउंड वाटर है बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर ग्राउंड वाटर प्रॉपरली रिचार्ज नहीं होगा तो उसके लेवल्स में कमी आएगी और जिससे एग्रीकल्चर सफ़र करेगा। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एडेड टू द स्ट्रेन। बच्चों लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है ताकि हाई यील्ड को मेंटेन किया जा सके। ओवर टाइम ये केमिकल्स सॉइल के अंदर चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सीरियस हेल्थ रिस्क भी क्रिएट करते हैं। आज के टाइम में ग्राउंड वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ पंजाब ये फॉल हो चुका है टू द डेप्थ ऑफ अराउंड 30 मीटर्स, जिसकी वजह से ये बहुत डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव हो गया है इसे एक्सेस करना। नियरली 80% ऑफ द स्टेट एरिया इसे क्लासिफाई किया गया है एज ओवर एक्सप्लॉयटेड, जिसका मतलब है वाटर को बहुत ज़्यादा विड्रॉ किया जाता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। चलिए अब समझते हैं द केस ऑफ सीमेंट।
बच्चों, सीमेंट आज के समय में एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल है। हमारे घर, स्कूल, हॉस्पिटल से लेके ब्रिजेस तक, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट्स और रोड्स, नियरली एवरी स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं ये सीमेंट पर डिपेंडेंट है फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम इस रॉ मटेरियल को अचीव कर रहे हैं एट अ हाई सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कॉस्ट? क्योंकि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में जो इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं ये हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ये इंडस्ट्रीज़ सीमेंट को मैन्युफैक्चर करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस। बच्चों, इसके प्रोडक्शन में एक्सट्रीमली फाइन डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर को एयर में रिलीज़ किया जाता है। ये पार्टिकल्स ह्यूमंस और एनिमल्स के लंग्स में एंटर करते हैं जिससे रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। बच्चों, इवन ये डस्ट सेटल होते हैं ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स जिससे सनलाइट ब्लॉक हो जाती है और क्रॉप यील्डिंग भी रिड्यूस हो जाती है। इसी के साथ ये कंटैमिनेट करते हैं सॉइल और वाटर सोर्सेज को जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम डैमेज होता है। टू एड्रेस दीज कंसर्न्स द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसने इंट्रोड्यूस की हैं स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर सीमेंट फैक्ट्रीज ताकि इनका जो एमिशन है उसे कंट्रोल किया जा सके और साथ ही साथ पोल्यूशन को भी रिड्यूस किया जा सके। अलोंगसाइड रेगुलेशंस, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स जो ज़्यादा क्लीनर और सस्टेनेबल हों जिसमें हमें सीमेंट की जगह कोई और बेटर प्रोडक्ट मिल सके। बच्चों, इसमें इंक्लूडेड हैं ट्रेडिशनल मटेरियल जैसे कि मड एंड स्टोन, इनोवेटिव प्लांट बेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स जो कि वेस्ट प्लास्टिक से बनता है। बच्चों, अब हम समझेंगे रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अर्थ ने बच्चों हमें अपने वेरियस रिसोर्सेज दिए हैं ताकि हम अपनी लाइफ्स को कंफर्टेबल बना सकें। लेकिन अब एक अर्जेंट ड्यूटी हमारी है जहां हमें अर्थ के रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है। हमें बच्चों अब समझना चाहिए कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर एक बार डिप्लीट हो गए तो हम इन्हें ह्यूमन लाइफ स्पैन में दोबारा से रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इन्हें वाइजली यूज़ करना चाहिए और हमें स्विच करना चाहिए टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर जिससे बर्डन ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कम हो सके और ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल हो सकें। बच्चों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सभी रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली और जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए ताकि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्रिएट कर सकें और अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को क्लीन और क्लियर वे में छोड़ सकें। आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। थैंक यू।